I am going to describe the derivation of the differential equation of elastic curve. Before going to differential equation, before going to derive this equation, let us see some assumptions which are considered during the derivation of the differential equation of elastic curve. ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या देखेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो लेट अस सी. एजम्पशंस क्या क्या है? फर्स्ट है कर्वेचर इज स्मॉल. कर्वेचर इज स्मॉल. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कोई अगर बीम है, ठीक है, कोई बीम है, लोडेड बीम. अब इस लोडेड बीम के लोड के कारण बीम का कुछ डिफ्लेक्शन होगा, यानी कोई इलास्टिक कर्व फॉर्म करेगा. ठीक है, ये सपोज दिस इज द इलास्टिक कर्व और इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस और इट कैन बी. ठीक है, मतलब इस तरीके से आपका इलास्टिक कर्व बन सकता है व्हेन अ बीम इज लोडेड. तो कर्वेचर इज स्मॉल का क्या मतलब है कि ये आपका इस अगर कर्व में देखें ये सारे इलास्टिक कर्व में, तो सबसे कम कर्वेचर का कौन सा कर्व है? ये. ठीक है, कम कर्वेचर का क्या मतलब है कि डिफ्लेक्शन शुड बी मिनिमम. ठीक है, यहाँ पर क्या है? डिफ्लेक्शन सबसे मिनिमम किस में है? इस कर्व में. तो डिफ्लेक्शन शुड बी मिनिमम, यानी वेरी लेस डिफ्लेक्शन, वेरी लेस डिफॉर्मेशन. दिस इज द फर्स्ट assumption in the derivation of the differential equation of elastic curve. ठीक है, और डिफॉर्मेशन कम होगा तो स्लोप भी क्या है? अब यहाँ किसी पॉइंट में देख रहे हैं, स्लोप क्या है? स्लोप कम होगा. अगर इसी में कहीं पॉइंट देख रहे हैं तो स्लोप इसमें ज़्यादा होगा, यानी स्लोप भी इसमें डिपेंड करता है ना. जैसे यहाँ पर स्लोप क्या है? इस पॉइंट पे अगर देखें इसका स्लोप कम होगा और यही इस कर्व में देखें तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा. ठीक है, यानी वेरी लेस डिफॉर्मेशन एज वेल एज स्लोप. ठीक है, सेकेंड एजम्पशन इज व्हाट? हुक्स लॉ इज वैलिड. हुक्स लॉ इज वैलिड. ठीक है, तो हुक्स लॉ वैलिड का क्या मतलब है कि we should design the structure such that the stress induced should not go beyond the elastic limit. ठीक है, यानी कोई भी बीम में अगर हम लोड दे रहे हैं तो उस लोड के कारण जो बीम में स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, that stress should not go beyond the elastic limit. क्लियर है? तो ये था हमारा सेकेंड एजम्पशन. अब थर्ड एजम्पशन क्या है? होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक. ठीक है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, दैट इज फॉर दिस इज इक्वेशन इज डिराइव्ड फॉर आइडियल मटेरियल. ठीक है, आइडियल मटेरियल मीन्स यूनिफॉर्म composition, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, बट ideal material is not possible. We in reality this material, ideal material is not possible. So for designing the components of the building, for designing any structure, we should always take the factor of, we should always consider the factor of safety in the load. ठीक है, यानी जो हम आगे भी आप लोग पढ़ेंगे कि कोई भी हम कंपोनेंट्स का डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके कोई भी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें जितने लोड आते हैं उसमें हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं और उसके बाद उस स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करते हैं. तो वाई दिस इज सो? दिस इज बिकॉज वी कंसिडर आइडियल मटेरियल. क्लियर है? अब आते हैं हम इसके डेरिवेशन पे. तो डिराइव करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर एक बीम कंसिडर किया.
ठीक है। अब इस बीम में हमने कुछ लोड लगाया, इस लोड के कारण ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्टेड शेप हो गया इस बीम का, यानी एक इलास्टिक कर्व फॉर्म हो गया। इस इलास्टिक कर्व में हमने 2 पॉइंट कंसिडर किया, P एंड Q, ठीक है। अब इस पोर्शन को हमने कहीं अलग सेपरेट प्लेस पे ड्रॉ किया, तो पी क्यू यहाँ हम लोग देख रहे हैं पी क्यू, ठीक है। अब P पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है। Q पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि हॉरिजेंटल से थीटा प्लस डी थीटा एंगल बना रहा है। ये एंगल आपका क्या है, कम है ये टेंजेंट का, और ये टेंजेंट का एंगल ज़्यादा है, तो हमने क्या कंसिडर कर लिया कि ये थीटा और ये आपका थीटा प्लस डी थीटा, कुछ डी थीटा एंगल से ये ज़्यादा हो गया, ठीक। तो थीटा प्लस डी थीटा। अब यहाँ हमने P पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये टेंजेंट है इसके नॉर्मल, और इस टेंजेंट के भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो वो क्या होगा, एक सेंटर से मिलेगा ना उस कर्वेचर के, ये कर्वेचर जिस भी सर्कल का पार्ट है उस सर्कल के सेंटर पे आकर के मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल हो गया इस टेंजेंट के, और ये लाइन आपका नॉर्मल हो गया इस टेंजेंट के, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ फ्रॉम बेसिक मैथ्स वी विल सी दैट दिस एंगल इज द डी थीटा। अब कैसे आ गया डी थीटा ये एंगल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को कंसिडर करते हैं, इतने पोर्शन को, ठीक है। हम क्या कंसिडर करते हैं, इतने पोर्शन को कंसिडर करते हैं। तो इस पोर्शन को हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इस पे क्या किया हमने, इस पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया, यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो अब ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 डिग्री, यानी ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये एंगल थीटा, तो ये तो सेम लाइन है, और ये वर्टिकल, तो यानी ये लाइन वर्टिकल से कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो यानी ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा, ठीक है। तो अगर ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है, तो इसका नॉर्मल इसके वर्टिकल से कितना बना देगा, थीटा। सिमिलर टू दैट यहाँ पर भी ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से थीटा प्लस डी थीटा बना रहा है, तो इस पे जो नॉर्मल है वो वर्टिकल से कितना बनाएगा, थीटा प्लस डी थीटा। तो ये थीटा और ये एंगल पूरा थीटा प्लस डी थीटा, तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, पी ओ क्यू, ये क्या हो जाएगा, डी थीटा। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करने। तो फर्स्ट जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, इस कर्व को हम कंसिडर करते हैं जो पी क्यू कर्व है, और इसको रेडियस हम यहाँ ड्रॉ किए हैं, तो ये क्या आ गया आर, ये एंगल क्या है डी थीटा, और ये क्या है डी एस, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर डी थीटा, यानी आर डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, डी एस। तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/r, आर इधर चल जाएगा तो डी थीटा बाई डी एस, ठीक है। एक ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन को भी से और रिलेशन हम निकालेंगे, और फिर फाइंड आउट करेंगे कि रिलेशन क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर और स्लोप डिफ्लेक्शन। तो सेकेंडली हम क्या देखते हैं, हम अब क्या करते हैं, ये आपका पोर्शन पी क्यू, इसमें P और Q के बीच जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, सपोज कि ये आपका dx है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो dy है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये dy, ये dx, dy और ये dx, और ये ds। अब इसका टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा था, थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब थीटा स्लोप हम क्या कंसिडर किए हैं कि वेरी स्मॉल, एजम्पशन क्या है, कर्वेचर शुड बी वेरी स्मॉल, सो
स्लोप एंड डिफ्लेक्शन शुड बी स्मॉल। तो थीटा इज स्मॉल, तो अगर थीटा स्मॉल है तो टेन थीटा गोज टू क्या होगा थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये कंसिडर क्या है थीटा इज स्मॉल। ठीक है, अब थीटा स्मॉल है तो एक और रिलेशन जो है यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया डी एक्स बाई डी एस। तो अब थीटा स्मॉल है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1, यानी डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो अब डी एस इज इक्वल टू डी एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो 1/r इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एस है, इसमें क्या करते हैं डी एस को डी एक्स पुट कर देते हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, तो 1/r इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स और थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ से थीटा को हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, थीटा की जगह लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया 1/r इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन which we want, but this derivation is not ends here। ठीक है, यहाँ पर और हम आगे क्या प्रोसेस है कि अब 1/r देख करके आपको कुछ याद आ रहा होगा बेंडिंग इक्वेशन क्या था E बाई आर इज इक्वल टू एम बाई आई और एफ सिग्मा बाई वाई, उससे हमें अभी मतलब नहीं है। E बाई आर इज इक्वल टू एम बाई आई, दिस इज द फ्लेक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज वन पार्ट ऑफ द फ्लेक्चरल फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या आता था 1/r इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पे m बाई ई आई। तो इस रिलेशन को पुट हम यहाँ पर करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू m बाई ई आई। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी यहाँ से हमारा क्या कंसिडरेशन है, यहाँ से जो हमारा आउटपुट निकलता है जिसको हमें डिफ्लेक्शन और स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए यूज करना है, वो है m अपॉन ई आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। ठीक है, आगे हम और कुछ रिलेशंस बताएंगे, जो रिलेशंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और आगे आपके जो डबल इंटीग्रेशन मेथड आप करेंगे या मैकेलर्स मेथड करेंगे तो उसमें वो सब रिलेशंस का यूज होता है। ठीक है, नाउ सो कीप वॉचिंग एंड एंजॉय दिस लर्निंग प्रोसेस। ओके।